नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे शिक्षण के स्तर और शिक्षण के सिद्धांत, जो रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड के साथ साथ सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले गणित की शिक्षण विधियों की जो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में मैथ्स पेडागोजी के नाम से भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। जैसे कि आप विकास की अवस्थाएं जानते हैं तो लेवल होता है हर बच्चे का, हर बालक का, कि शेष अवस्था का बच्चा, बाल्यावस्था का बच्चा और किशोरावस्था का बच्चा होता है। तो उसे पढ़ाने के लिए आप कौन सी शिक्षण विधि का यूज करेंगे, अर्थात हर क्लास की अपनी शिक्षण कराने की अलग अलग स्टैंडर्ड होती है। तो शिक्षण को कराने के 3 लेवल होते हैं। उन्हीं 3 लेवल का पहले क्या करेंगे, मीन मतलब समझेंगे, फिर इनका शाब्दिक अर्थ देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका अर्थ क्या है। जैसे कि स्मृति स्तर, पहला स्तर जो है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए होता है, मेमोरी लेवल। दूसरा स्तर है बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। और तीसरा लेवल है चिंतन स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल। तो देखिएगा, शिक्षण के स्तर 3 होते हैं। ये कहने वाले कौन थे? बिगी थे। कौन थे? बिगी। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, ये कहने वाले बिगी थे। और जो मेमोरी लेवल है इसको देने वाले कौन थे? प्रस्तावक यानी हर्बर्ट थे। और अंडरस्टैंडिंग लेवल को देने वाले कौन थे? मॉरिसन। और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है उसके प्रस्तावक थे हंट। सबसे पहले देखते हैं मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर। किसी भी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वास्तव में उसकी इमेज हम अपने दिमाग में कैसे बनाते हैं, या फिर इमेज बनाने के बाद कैसे हम उसे समझते हैं। तो कक्षा 1 का बच्चा आपकी क्लास में आएगा और आप उसे क्या सिखाएंगे, जैसे कि उनकी जो बुक होती है उस बुक में जैसे ये अनार है तो बच्चे को अनार दिखा दिया। या फिर गणित में कहेंगे कि ये 1 है, ये 5 है। 5 अगर सिखाएंगे तो बच्चे को कहेंगे कि ये 5 आम है। इस तरह से गणित में क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ये आगे कहेंगे कि ये 5 आम है। तो बच्चा 1 2 3 4 5 ऐसे गिन के आगे क्या लिखेगा, 5। ये संकेत हो गया 5 का। या फिर उसको कहेंगे कै कबूतर, ये कै कबूतर है। कै से क्या होता है, कबूतर। तो उसको कहेंगे कि ये कबूतर कैसे लिखा जाएगा, एक डंडा होगा, इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, और एक ये गोला होगा और ये एक आधी लाइन होगी। तो ये क्या बन गया, एक कै कबूतर बन गया। तो बच्चा क्या करेगा, बार बार इसको पढ़ेगा, बार बार इसको याद करेगा, रटेगा। तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, स्मृति स्तर हो जाएगा। अर्थात वो पुनः स्मरण करेगा और वो संकेत के माध्यम से अधिगम करेगा। तो ये टेक्निक छोटे बच्चों में अपनाई जाती है, क्योंकि जब तक कोई पूर्व ज्ञान नहीं होगा आप बच्चे को आगे कैसे बढ़ाएंगे, उसे आगे कैसे बढ़ेंगे उसके लिए कोई ना कोई तो कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। और डेवलप करने के बाद उसे स्मृति के रूप में, मेमोरी के रूप में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो यही होगा मेमोरी लेवल। तो बच्चे का क्या हो जाएगा, पूर्व ज्ञान क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कि इस तरह से क्या कबूतर होता है, इस तरह से 5 का संकेत होता है। और 1 2 3 बच्चे को गिनती सिखाते हैं तो ये संकेत याद हो जाएंगी कि इस तरह से ये गिनती होती है, काउंटिंग होती है 10 तक। तो हम ये कह सकते हैं कि मेमोरी लेवल में क्या होता है, इमेज बनाना, पुनः स्मरण करना और रटवाना, ये सारे क्या रहेंगे, स्मृति स्तर में। यहाँ एक इंद्रिय अनुदेशन होता है, द्विइंद्रिय अनुदेशन होता है। यानी एक इंद्रिय द्विइंद्रिय अनुदेशन का मतलब है बच्चा देखता है और सुनता है और संकेतों को याद करता है, रटता है, पुनः स्मरण करता है। तो ये रहेगा मेमोरी लेवल में। अब उसके बाद जब उसने इमेज बना ली और उसके दिमाग में एक कै कबूतर संकेत फिक्स हो गया और ये 2 3 4 होता है, उसके बाद करेगा, उसको समझेगा। उसके बाद क्या करेगा, समझेगा, यानी बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें क्या होता है, बहु इंद्रिय काम करती है, यानी सारी इंद्रिय अनुदेशन सारे क्या करते हैं, काम करते हैं। और ये देने वाले कौन थे, मॉरिसन थे। तो बोध स्तर में क्या होगा, जिन चीज़ों को
मेमोरी लेवल में रटी है, याद की है, उनको क्या करेगा, अब आगे समझेगा, अवलोकन करेगा, उनके व्याख्या करेगा और उनसे संबंधित कुछ उदाहरण देगा। जैसे कैसे कबूतर होता है, तो यहाँ बोध स्तर में कहेगा कैसे कलम भी होती है, कैसे कागज भी होता है, कैसे हमने जो कपड़ा पहन रखा है वो कैसे कपड़ा भी होता है। तो ये क्या हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, यानी बोध स्तर हो गया, समझेगा उस चीज को। अगर काउंटिंग सीखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो बच्चे खेलेगा तो उसके पास अगर मान लो 5 पेंसिल है तो बच्चे का कहेगा कि मेरे पास 5 पेंसिल है, काउंटिंग करेगा, वो समझेगा कि ये 5 कैसे हुई। तो ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल। और तीसरा देखें चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसमें बालक बहु इंद्रिय अनुदेशन करता है। और इसके प्रस्तावक कौन थे, हंट थे। तो सबसे पहले बच्चे ने चीज़ें याद कर ली, रट ली, उसके बाद समझ ली और फिर क्या करेगा, चिंतन करेगा जो चीज़ उसने सीखी है। जैसे कै कबूतर सीखा है तो कैसे शब्द बनाएगा कि ये शब्द होता है, कैसे कविता या कैसे कपड़े हो गए। फिर उनसे क्या करेगा, वाक्य बनाएगा, वाक्य से क्या करेगा बच्चा, किताब पढ़ना सीख जाएगा और बड़े बड़े लेसन भी पढ़ पाएगा। तो यानी वो पढ़ेगा तो क्या करेगा, चिंतन करेगा कि ये हमने सीखी थी, ये मात्रा थी। और गिनती में अगर कहें तो उसने जैसे 2 का टेबल सीख लिया, 3 का टेबल सीख लिया, टेबल याद कर लिए उसने। उसके बाद क्या करेगा, जैसे दुकान पर गया और उसने 5 पेंसिलें ली और एक मान लो 2 रुपए की है, तो बच्चा मनन करेगा, चिंतन करेगा, सोचेगा दिमाग में कि कितने रुपए हो गए, तो बच्चा कहेगा 10 रुपये हो गए, तो वो उसको 10 रुपये दे देगा, या फिर ज़्यादा देगा तो वापस ले लेगा। या फिर बच्चे को 10 रुपये मिले और दुकान से सामान लेने गया तो उसने क्या किया, 2 रुपये की टॉफ़ी ले ली, 5 रुपये के कुरकुरे ले लिए, तो बच्चा सोचेगा अभी 7 रुपये हो गए और 3 रुपये और पड़े हैं तो कुछ और ले लेते हैं। तो बच्चा 3 रुपये का हो सकता है कुछ इमली ले ले या कुछ और सामान ले ले, तो बच्चा अब सोचेगा कि हमारे 10 रुपये कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से ये क्या है, चिंतन स्तर है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, इसमें बच्चे की बहु इंद्रिय काम कर रही है। तो ये देने वाले कौन थे, हंट थे। तो ये है 3 लेवल ऑफ टीचिंग। आप मीन समझ गए होंगे, मतलब समझ गए होंगे। तो फिर से थोड़ा सा रिकॉल देखिए कि जो लेवल ऑफ टीचिंग है, तीनों स्तर जो है वो कहने वाले कौन थे, बीगी थे। और जो मेमोरी लेवल है, स्मृति स्तर है, उसको प्रस्तावक या उसके देने वाले कौन थे, हर्बर्ट। और बोध स्तर को कौन थे, मॉरिसन। और चिंतन स्तर के कौन प्रस्तावक थे, हंट। यहाँ क्या होता है, बच्चा रटता है, पुनः श्रवण करता है, केवल रटता है, और उसके बाद क्या करता है, बोध स्तर में समझता है और समझी गई चीज पर क्या करता है, वो चिंतन करता है, मनन करता है। ये था रिफ्लेक्टिव लेवल। तो अब इनका शाब्दिक अर्थ क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, ये थे हर्बर्ट इसको देने वाले। इसमें एक इंद्रिय अनुदेशन तथा द्विइंद्रिय अनुदेशन होता है, यानी बच्चा देखता है और सुनता है। जब बालक विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो उस समय वह शारीरिक या मानसिक रूप से अपेक्षाकृत अपरिपक्व होते हैं, यानी उनमें मेच्योरिटी नहीं होती, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। तो पाठ्य पुस्तक के सभी उद्देश्य जैसे ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन को इस अवस्था पर प्राप्त करना संभव नहीं होता। तो ये ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के 6 भाग हैं, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। ये इस अवस्था पर प्राप्त करना संभव नहीं होता। आगे देखिए कि इस अवस्था में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का निम्न कौशल ही प्राप्त होता है, जैसे कि ज्ञान, तथ्यों से संबंधित सूचनाएं प्रदान करना। सूचनाएं ये अंडरलाइन कर लेंगे, ये किसमें आएगा, मेमोरी लेवल में। सूचनाएं प्रदान करना, बालकों की स्मरण शक्ति का विकास करना, तथ्यों का पुनः स्मरण करना इत्यादि। तो आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और साथ साथ में इनको नोट कीजिए। आगे देखिए, इस प्रकार इसमें तथ्यों को रटने और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। और इस प्रकार मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर के शिक्षण में सूझबूझ का क्या होता है, अभाव होता है। तो ये है मेमोरी लेवल, लेवल ऑफ टीचिंग का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट बोध स्तर, इसका भी शाब्दिक अर्थ देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसको देने वाले कौन थे, मॉरिसन, यानी इसके प्रस्तावक कौन है, मॉरिसन, मनोवैज्ञानिक थे। इसमें बहु इंद्रिय अनुदेशन होता है, जिसमें ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय शामिल होती है।
यानी इसमें ज्ञानेंद्रियां भी काम कर रही है और कर्म इंद्रियां भी क्या कर रही है, काम कर रही है। बौद्ध शिक्षण स्तर पर अधिगम कार्यों के उद्देश्यों का संबंध मौखिक, लिखित, ग्राफीय सूचनाओं को समझना और उनकी व्याख्या करना, वर्गीकरण करना, संक्षिप्त करना तथा धारण करने से होता है। तो जो हम चीज़ मेमोरी लेवल में जो रट ली है, याद कर ली है, उसको समझेंगे किस में, बौद्ध स्तर में। और यहाँ वो कौन कौन से हैं, जैसे मौखिक है, लिखित है, ग्राफीय सूचनाओं को समझना है, उनकी व्याख्या करना है या फिर उनका वर्गीकरण करना है, ये सारे किस में रखे जाएंगे, बौद्ध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। और इसके प्रस्तावक कौन थे, हंट। यहाँ होगा हंट, एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको दिया था। चिंतन स्तर के प्रस्तावक हंट हैं। इस अवस्था में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का उच्चतर स्तर ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। यानी यहाँ चिंतन स्तर में क्या होगा, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन रखा जाएगा और इन उद्देश्यों का निरूपण ढंग से किया जा सकता है। यानी इनका जो निरूपण है वो एक प्रॉपर तरीके से किया जाए, इसलिए इसको यहाँ रखा जाएगा। फिर इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है कि बालकों में सूचनाओं के संगठन, संप्रेषण तथा प्रस्तुतिकरण के अतिरिक्त विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन करने की योग्यता का भी विकास हो सके। तो ये है रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन स्तर, जहाँ बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए या फिर टीचर एक ऐसा क्वेश्चन पूछे जो बच्चों को सोचने पर मजबूर हो जाए, उनकी मनन शक्ति में क्या हो, विकास हो, या वो मनन करे कि ये जो क्वेश्चन अभी पूछा गया है उसका मीन क्या है और उसका चिंतन करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेंगे उसके। तो यहाँ इन तीनों का एक बार डायग्राम से देखें तो देखिएगा, सबसे पहले निचला जो स्तर होगा वो कौन सा होगा, मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर, और फिर बीच में कौन सा होगा, बोध स्तर, और सबसे ऊपर का जो स्तर होगा वो चिंतन स्तर होगा, चिंतन स्तर। जैसे किशोरावस्था में ये किशोरावस्था के लिए होगा ये, ठीक है। तो ये थे शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही यदि चैनल पर आप पहली बार है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। शिक्षण के सिद्धांत का अर्थ होता है कि एक अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य करवाते समय किन किन शिक्षण सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाए, उन सिद्धांतों का यहाँ हम अध्ययन करेंगे, जिसमें से फर्स्ट जो है वो है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत ये कहता है कि अध्यापक के द्वारा शिक्षण कार्य करवाते समय विद्यार्थियों की रुचि के अनुकूल, उनके व्यवहार के अनुकूल शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। विद्यार्थियों की योग्यता, उनके कौशल, विद्यार्थियों के अनुकूल जो परिस्थिति है उसको देखकर ही शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। यदि किसी बालक को शिक्षण करवाते समय कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या उसको पता नहीं चल रहा, तो अध्यापक को शिक्षण कार्य रोक देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए और उसका पता करना चाहिए। तो रुचि का सिद्धांत कहता है कि जब तक विद्यार्थियों में रुचि नहीं होगी तो विद्यार्थी को हमारे द्वारा दिया जो ज्ञान है वो व्यर्थ ही होगा। पहले उनमें रुचि पैदा करें तो शिक्षण कार्य क्या होगा, सफल होगा। ये कौन कहता है, रुचि का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है जीवन से संबंधित स्थापित करने का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ है कि एक अध्यापक द्वारा अपने बालकों को शिक्षण कार्य करवाते समय विषय वस्तु को उनके जीवन से संबंधित कर देना चाहिए। अर्थात एक अध्यापक को किसी विषय वस्तु को पढ़ाते वक्त या सब्जेक्ट को पढ़ाते वक्त उसमें कोई ऐसा टॉपिक है या ऐसी कोई वस्तु है तो उसको उनके वास्तविक जीवन से संबंधित करके शिक्षण करवाना चाहिए, तभी एक अध्यापक द्वारा करवाया गया जो शिक्षण है वो क्या होगा, सफल होगा। तीसरा सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि कक्षा के शिक्षण कार्य को करवाते समय अध्यापक को समय समय पर बच्चों को उन्हें प्रेरणा देता रहना चाहिए, प्रेरित करते रहना चाहिए, मोटिवेट करता रहना चाहिए। अर्थात बच्चों को मोटिवेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक विद्यार्थी मोटिवेट नहीं होंगे तब तक शिक्षण कार्य कभी भी अच्छा नहीं होगा। और शिक्षण
जो शिक्षक है और जो शिक्षक है वो अपने शिक्षण कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो प्रेरणा विद्यार्थियों की जो होती है वो आंतरिक स्थिति होती है जो विद्यार्थी को किसी कार्य को कराने के लिए क्या करती है, क्रियाशील रहती है। तो यहाँ ये जो है वो शिक्षण का सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत। आगे 4 नंबर सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। नाम से पता चल रहा है कि बच्चे क्या रहे, क्लास में क्रियाशील रहे, यानी एक्टिव रहे कोई भी चीज को करने के लिए। विद्यार्थी हमेशा क्रियाशील रहता है, अर्थात करके सीखना। विद्यार्थियों को स्वयं प्रश्नों का, उदाहरणों का या फिर किसी चीज को पढ़ने का क्या करना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए, यानी सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो ये है शिक्षण का क्रियाशीलता का सिद्धांत। जैसे एक गणित का अध्यापक है, अगर उसने एक एक्सरसाइज करवा दी है तो उसमें से उन क्वेश्चनों को बताए या उनकी जो डाटा है उनको चेंज करके कहे कि अब आप इस क्वेश्चन को इस तरह से करिए, तो वो क्या होंगे, क्रियाशील हो जाएंगे एक क्वेश्चन को करने के लिए। उस टाइप का अगर और आ गया तो वो कर पाएंगे। तो ये है क्रियाशीलता का सिद्धांत। 5 नंबर सिद्धांत है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। उद्देश्यों का जो सिद्धांत है इसका मतलब है कि शिक्षण कार्य कोई ना कोई विशेष उद्देश्य के लिए होता है। बिना उद्देश्य के शिक्षण कार्य नहीं होता, क्योंकि जो शिक्षण जो है वो एक औपचारिक होता है, औपचारिक है। लेकिन जो अधिगम होता है वो औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो उसका कोई ना कोई तो उद्देश्य है, और वो क्या है, आपको एक सफल अध्यापक बनना, सरकारी नौकरी प्राप्त करना। तो ये आपका क्या है, उद्देश्य है, यानी आप रीट की जो तैयारी कर रहे हो। तो ये है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। 6 नंबर जो सिद्धांत है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत नाम से पता चल रहा है सिलेक्शन करना, यानी एक अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य करवाते समय पहले उन पाठों का चयन करना चाहिए जो सरल है, और जो कठिन पाठ है, जो लेसन है, वो बाद में करवाया जाए। चाहे वो हिंदी का अध्यापक है, गणित का अध्यापक है या फिर साइंस का अध्यापक है। तो जो शिक्षण कार्य है वो क्या करना चाहिए, सरल से कठिन की ओर करवाना चाहिए। एक शिक्षक द्वारा एक पाठ योजना जो है वो बनाते समय सरल से कठिन की ओर बनाई जाए, ऐसी विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। तो ये है शिक्षण का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। नेक्स्ट है नियोजन का सिद्धांत। जो ये दोनों लगभग एक जैसे हैं। नियोजन यानी एक अध्यापक द्वारा एक ऐसी प्लानिंग बनाई जाए, जैसे गणित का अध्यापक है तो पहले जो महीना है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक जब वो पहले करवाएगा एक महीने में, फिर जो उससे एवरेज जो टॉपिक है वो आगे कब करवाएगा, जो कठिन है वो कब करवाएगा, यानी एक पूरी बुक जब वो कितने समय में, कितने टाइम में और कैसे करवाएगा, वो होता है नियोजन का सिद्धांत। यानी एक शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करवाते समय इन बातों का ध्यान रखा जाए, नियोजन बनाया जाए। तो ये होगा नियोजन का सिद्धांत। फिर है आवर्ती का सिद्धांत। आवर्ती का सिद्धांत यानी रिपीटेशन, कि किसी चीज़ को हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार अध्ययन करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे मन मस्तिष्क में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। किसी विषय वस्तु को लेकर रिवीजन करवाना चाहिए। कोई भी विषय वस्तु है, चाहे वो गणित की है, विज्ञान की है या फिर हिंदी की है, मन मस्तिष्क में क्या होना चाहिए, निरंतर बार बार अभ्यास करने से क्या होता है, एक चीज़ स्थायी हो जाती है। तो ये शिक्षण जो कार्य होगा वो एक सफल शिक्षण कार्य होगा, एक अध्यापक द्वारा बालकों को बार बार किसी चीज़ को याद करवाना। तो ये रहेगा आवर्ती का सिद्धांत। और लास्ट और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत। नाम से पता चल रहा है मनोवैज्ञानिक, यहाँ मीन क्या होता है, व्यवहार का विज्ञान। मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है व्यवहार का विज्ञान, यानी एक शिक्षक द्वारा शिक्षण करवाते समय बच्चों में ऐसी रुचि, ऐसी योग्यता, ऐसा व्यवहार उत्पन्न करना चाहिए कि बच्चे जो है वो शिक्षण कार्य में यानी कक्षा में पढ़ने के लिए क्या हो, प्रेरित हो, और वो अच्छी तरह से शिक्षा को ग्रहण कर सके, यानी मन मस्तिष्क में उनके क्या हो जाए, जो पढ़ा है वो याद हो जाए और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। तो ये होगा एक अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य करवाने का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत।
यानी एक अध्यापक को शिक्षण कार्य करवाते समय बालकों की रुचि, योग्यता, व्यवहार आदि को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। तो ये है शिक्षण के 9 सिद्धांत, जो आप इनको नाम वाइज याद रखेंगे और मतलब मैंने आपको समझा दिया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को शिक्षण के स्तर और शिक्षण के सिद्धांत अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर कम समझ में आए हैं तो आप वीडियो को फिर से देखिए, बार बार देखिए, अच्छी तरह से समझ आएगा। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।